इकोनॉमिक रिकवरी की जब बात होती है तो सबसे अच्छा शेप किसे माना जाता है? जब इकोनॉमिक रिकवरी की बात होती है तो सबसे अच्छा शेप माना जाता है जेड शेप को। जब कुछ ही महीने में अर्थव्यवस्था रिकवर हो जाए। और दूसरा सबसे अच्छा सेकंड मोस्ट सुटेबल रिकवरी जो मानी जाती है वो वी शेप रिकवरी को मानी जाती है, जब 1-2 साल में, मैक्सिमम 2 साल तक जब अर्थव्यवस्था उभर जाए। और तीसरा यू शेप, जब 3-4 वर्षों में अर्थव्यवस्था उभरे। और इलांगेटेड यू जब 5 वर्ष या उससे अधिक समय में अर्थव्यवस्था उभरे। तो जरा देख लिया जाए कि जेड शेप क्या है। इतने सारे शेप हैं और भारत की अर्थव्यवस्था में होने वाला जो शेप है वो कौन सा, बोलिए? ये भारत की अर्थव्यवस्था का, इंडियन इकोनॉमी में ऐसा शेप आने वाला है। इंडियन इकोनॉमी ऐसे शेप से गुजरने वाली, भारतीय अर्थव्यवस्था इस तरीके के शेप से गुजरने वाली है। सब लोग समझ पा रहे हैं? आप देख रहे हैं इस तरीके की बात है। अब ये जेड शेप क्या है, ये जेड शेप रिकवरी क्या है और वी शेप क्या है, जरा सबको एक बार फटाफट देख लिया जाए। देखिए जेड शेप सबसे अच्छी जो रिकवरी मानी जाती है, जब दुनिया के किसी देश में हुई नहीं, चाइना में भी नहीं हुई। चाइना पहले दावा कर रहा था कि वो जेड शेप में आ रहा है, लेकिन वो जेड शेप में आया नहीं क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था उस स्थिति में अभी नहीं आ पाई है। जब वो पॉजिटिव रही ग्रोथ रेट, देखिए ये टाइम है और ये जीडीपी है, जरा ध्यान दें, ये टाइम और जीडीपी। अब ये देखिए, ये आर्थिक गतिविधियां ऐसे चल रही थी और ये देखिए कोरोना आया और उसके नाते एकाएक ऐसे गिरावट हुई। लेकिन ये दोबारा रिवाइव करके उछाल मार जाए और फिर इस तरीके से ये मेंटेन हो जाए पूर्ववत स्थिति, जो ये कोरोना के पहले की स्थिति थी, ये डाट कोरोना के दौरान गिरावट, और फिर ये उभार आकर के अगर ऐसी स्थिति में आ जाता है तो उसे जेड शेप रिकवरी कहा जाता है। क्योंकि देखिए ये जेड जैसा दिख रहा है, ये आप देखेंगे तो ये जेड जैसा दिख रहा है आपको। ऐसा कब होता है? जब अर्थव्यवस्था कुछ तिमाही में रिवाइव कर जाती है, रिकवर कर जाती है। ऐसा तब होता है जब अर्थव्यवस्था कुछ तिमाही में ही रिवाइव कर जाती है। रिवाइव करने का मतलब 2019-20 वाली दशा में कर जाती है। अर्थात कोरोना से पहले जो दशा थी वो कुछ ही तिमाही में, मतलब 2 तिमाही, 6 महीने में, 9 महीने में, या मैक्सिमम 1 साल से कम में रिवाइव होगी, तभी जेड शेप रिकवरी कहा जाता है सामान्यतः, जो मोटे तौर पर। इसका मतलब 2019-20 की दशा में केवल कुछ जानते हैं, तिमाही लगा करके, क्वार्टर लगा करके अगर आप पहुंच जाते हैं तो इतना होगा। ये तो चाइना में भी संभव नहीं हुआ। तो चाइना का दावा जानते फेल रहा कि वो जेड से रिकवरी कर रहा है। निश्चित रूप से दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं कर पाई, दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था इस शेप में रिकवरी नहीं कर पाई है। बात समझ पा रहे हैं सब लोग? अब देखिए, ये सबसे मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक शेप माना जाता है। जेड शेप जो है ये मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक इकोनॉमिक रिकवरी का शेप माना जाता है। इकोनॉमिक रिकवरी शेप माना जाता है, ये सबसे अच्छा सूटेड माना जाता, मोस्ट सूटेड, मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक इकोनॉमिक रिकवरी। लेकिन अब कहीं आया ही नहीं तो इसकी बात क्या करना, ये तो कहीं आया ही नहीं। अब दूसरा जो हमारे यहां आ रहा है, भारत ही जिसका उद्घाटन कर रहा है, वो जानते हैं वी शेप रिकवरी। वी शेप इसलिए भी जानते हैं, लोगों के बीच में थोड़ा कौतूहल वाला होता है कि विक्ट्री का भी यही साइन है, अर्थात कौन जीत रहा है, किसकी अर्थव्यवस्था जीत रही। देखिए यहां जीतने हारने जैसी कोई बात है नहीं, लेकिन फिर भी कौन सी अर्थव्यवस्था रिवाइव कर रही है, निश्चित रूप से ये पूरी दुनिया में एक कौतूहल वाली बात है। जो आर्थिक जानकार है उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है ये। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये अर्थव्यवस्था इस तरीके से रन कर रही थी, कोविड आया और उसके नाते ऐसे शार्प डिक्लाइन हुआ।
लेकिन दोबारा अर्थव्यवस्था ने अपने आप को रिवाइव कर लिया और उस दशा में आ गई जैसा पहले चल रही थी। आप देख रहे होंगे ये शेप कैसा दिख रहा है आपको, ये वी का ही शेप है। देखिए यहां पर अर्थव्यवस्था रिवाइव कर गई, यहां पे अर्थव्यवस्था रिवाइव कर जाती है। अर्थात अगर अर्थव्यवस्था कुछ समय के लिए ही आर्थिक संकट से प्रभावित रहती है, मैक्सिमम 1 से 2 वर्ष, 2 वर्ष से नीचे होगा तो होता है, तभी जनरली वी शेप माना जाता है। और भारत की अर्थव्यवस्था 2022 में खुद आईएमएफ ने कहा है उस दशा से ऊपर चला जाएगा, उस दशा से को क्रॉस कर जाएगा 2019-20 में जो था। देखिए जब अर्थव्यवस्था कुछ समय में अर्थात 1 या 2 वर्षों में पुनः उसी दशा को प्राप्त कर लेती है जो संकट से पहले होता है, पुनः उसी दशा को प्राप्त कर लेती है जो संकट से पहले होता है, तो उसे वी शेप रिकवरी कहा जाता है। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं, खुद आप देख लीजिए। देखिए ये 2019-20 में भारत की इकोनॉमी 4.2% से ग्रो कर रही थी और यहां पर 2020-21 में कोरोना के कारण -7.7% का डिक्लाइन हुआ। लेकिन आप यहां पर दोबारा देखें, यहां पर 11% का ग्रोथ रेट और यहां पर 6.5% का ग्रोथ रेट और आईएमएफ के अनुसार 6.8% का। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो इस दशा को भारत ने यहां तक जाते जाते प्राप्त कर लिया। ये देखिए 2000 इकोनॉमिक सर्वे में भी निष्कर्ष लिखा हुआ है, 2022 में भारत पुनः 2019-20 की आर्थिक स्थिति को प्राप्त कर लेगा। अर्थात भारत यहां पर रिवाइव कर जा रहा है और 2 वर्ष का रिवाइव ये वी शेप रिकवरी को दर्शाता है। बात समझ रहे हैं? सब लोग समझ पा रहे हैं? अर्थात आप देखेंगे, ध्यान से सुने, अर्थात आप यहां पे देख रहे हैं कि भारत पूरी तरीके से रिकवरी कर रहा है और बहुत तेजी से रिकवरी कर रहा है। ये आप डाटा के माध्यम से बहुत आसानी से देख सकते हैं। यहां पर आप देखिए, बहुत आसानी से आप इस चीज को देख सकते हैं कि कैसे हम रिकवर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वी शेप रिकवरी आपको समझ आ गई। ये सेकंड मोस्ट सूटेड रिकवरी है। वी शेप रिकवरी जानते, सेकंड मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक है। दूसरे नंबर पे ऑप्टिमिस्टिक इकोनॉमिक रिकवरी है। अर्थात दूसरा सबसे अच्छा जो रिकवरी का मॉडल है वही संयोग से भारतीय अर्थव्यवस्था में एक साइन के रूप में दिख रहा। यह ऐसा हुआ कैसे, इसके लिए तर्क भी बजट में दिया गया है। बजट में खुद वित्त मंत्री ने कहा कि यह किस तरीके से हुआ है, जरा देखें, ध्यान से सुनेंगे। देखिए ये कोरोना के कारण ऐसे डिक्लाइन हुआ, और कैसे डिक्लाइन हुआ देखिए, यहां पर एक कोरोना वायरस बना दीजिए तो आपको स्वयं दिखने लगेगा। ये देखिए उसका प्रोटीन का स्पाइक्स है। कोरोना वायरस के कारण देखिए हम लोग ऐसे डिक्लाइन हो गए। लेकिन ये दोबारा जो उठ रहे हैं यहां पर, ये कैसे हो रहे हैं, तो खुद बताया गया है कि ई-वे बिल बढ़ा है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, बहुत ज्यादा कलेक्शन बढ़ा है। पिछले 3 महीने का कलेक्शन जानते बहुत ज्यादा है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है। इसके अलावा एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। एनर्जी कंजम्पशन, बिजली की खपत जब भी बढ़े तो जान लीजिए आर्थिक गतिविधि बढ़ रही है। बिजली की खपत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अगर आप देखेंगे रेलवे फ्रेट,
रेलवे का जो माल ढुलाई है बहुत तेजी से बढ़ी है और ज्यादा बढ़ी है। रेलवे फ्रेट बढ़ा है, ये माल भाड़ा मतलब माल ढुलाई, रेलवे में रेलवे माल ढुलाई ये बढ़ गया है। आखिर कुछ बन रहा है तो बढ़ रहा है। तो ये देख रहे हैं, इस तरीके के तमाम एग्जाम्पल दिए गए हैं कि इन कारणों से रिकवरी का साइन है। और इसका पूरा जानते हैं, दस्ता पूरा जो है लेखा जोखा प्रस्तुत किया। ये सब रिकवरी के साइन है, ये सब रिकवरी के साइन हैं। ध्यान से सुनेंगे, 2019-20 में जो हमारा साइज ऑफ जीडीपी था, अगर 21-22 में इस साइज को हमने साइज से ज्यादा कर लिया, मान लीजिए हमारा साइज ऑफ जीडीपी, साइज ऑफ जीडीपी जो कुछ भी था, अभी हम डाटा नहीं लिखेंगे, और यहां पर हमारा जो साइज ऑफ जीडीपी है ये 2019 से अगर ज्यादा हो गया, 2019-20 के साइज ऑफ जीडीपी से, तभी ऐसी दशा बनेगी। ये ग्रोथ रेट देखने से नहीं बता सकते आप, है कि नहीं? ग्रोथ रेट तो आप देख ही रहे हैं कि यहां पे ग्रोथ रेट 4% का था और यहां पे -7.4% का, और यहां हो सकता है कि इससे ज्यादा ही आ जाए। अभी तक आरबीआई जो बोला है मैं वही बोलूंगा, 9.5% का, लेकिन 2 ही क्वार्टर का तो रिजल्ट है, बाकी 2 क्वार्टर का औसत लिया गया है। तो ऐसे इससे नहीं बताना संभव होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या इस साइज को क्रॉस कर रहे हैं आप, कर रहे हैं तो इकोनॉमिक रिकवरी है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यू शेप हो जाएगा, 2 साल से अगर ज्यादा हो गए। यू शेप का मतलब अभी लंबा समय लग रहा है रिकवरी में, है कि नहीं। तो ये इस बात पर लिख लीजिए। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में 2021-22 का वित्तीय वर्ष अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष, 2021-22 का वित्तीय वर्ष अधिक महत्वपूर्ण है। इसी के निष्कर्ष से पता चलेगा, इसी के निष्कर्ष से पता चलेगा, इसी के निष्कर्ष से पता चलेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी किस प्रकार की है। इसी के निष्कर्ष से पता चलेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी किस प्रकार की है, रिकवरी किस प्रकार की है। लेकिन ये अब लगभग कल वाला जो रिपोर्ट आया ना, उससे बहुत सारे लोग अब मानने लगे। बल्कि भारत, जो आप देख रहे थे, भारत का जो शेयर मार्केट गिर रहा था, वो संभलने लगा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का साइन देखिए, जिस दिन आपका अच्छा समय दिखने लगेगा, हजारों लोग आपके साथ आने लगेंगे। जो इधर आपका शेयर मार्केट बहुत तेजी से फॉल कर रहा था, निफ्टी भी और सेंसेक्स भी, उसमें आप देखेंगे कंट्रोल आ चुका है। अब आज से आपको नहीं दिखेगा, आज शाम को देख लीजिएगा डाटा आप, मतलब कल शाम को, परसों शाम को आया है रिजल्ट, और कल पूरा दिन की जो स्थिति रही आपने देखा क्या रहा, और आज की क्या स्थिति है। तो इस नाते जानते हैं यहां पर वी शेप रिकवरी कंफर्म लग रही है। लेकिन अब देखिए कैसा हो सकता है कि कोई कोरोना की लहर आ जाए। यद्यप ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन अगर कोई लहर आ गया तो फिर ये जो आपका है, ये ऐसे जो दिख रहा है ना, ऐसा ना हो करके कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा होगा तो यू शेप हो जाएगा। तो अगला लिखिए यू शेप, यू शेप रिकवरी। बस ये सब ऐसा नहीं कि इसको पढ़ने में क्या करना, कुछ नहीं, एक बार आइडिया हो जाए तो आप सारा लिख डालेंगे। बस खाली ऐसे ग्राफ बनाना है, एग्जामिनर आपका ग्राफ देखेगा और आपका सेंटेंस देखेगा। थोड़ा ज्यादा समय लग जाए रिकवरी में। वी में क्या है, ऐसे तुरंत रिकवरी लग रही है, लेकिन थोड़ा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो गया, लगभग 4-5 वर्षों में, 3-4 वर्षों में, मतलब 2 से ज्यादा वर्ष लगता है तो यू शेप मान ही लिया जाता है, क्योंकि ज्यादा समय हो गया। फाइनेंशियल ईयर होगा तो नीचे ऐसा बन जाएगा, सैलो जैसा एरिया। एक फाइनेंशियल ईयर में तो ऐसे लगता है ना, एक फाइनेंशियल ईयर में तो ऐसे, लेकिन 2 फाइनेंशियल ईयर होगा तो ऐसे नीचे बनेगा, 3 होगा तो और ऐसे बनेगा, 4 होगा तो पूरा ऐसे इलांगेटेड यू शेप लगने लगेगा। भाई जितना वित्तीय वर्ष होगा उतना नीचे का पेदी बढ़ता जाएगा, बॉटम जैसे बढ़ता जाएगा तो यू शेप हो जाए। यू शेप वास्तव में जानते 2 वर्ष से ज्यादा पे ही हो जाता है यू शेप। इसलिए मैं एकदम सीधे सीधे लिखवा दे रहा हूं ताकि एकदम सीधे बात ही लिख दीजिए।
2 साल के अंदर आ गया तो वी शेप रहेगा, इसके बाद आया तो वी शेप तो नहीं कहेंगे, क्योंकि शेप में तो नीचे जब जगह ज्यादा आ जा रही है तो शेप ऐसा बन रहा है। अब 1 वित्तीय वर्ष, 2 वित्तीय वर्ष, 3 वित्तीय वर्ष में तो पूरा मोटा सा ऐसे यू आ रहा है, इलांगेटेड यू लग रहा है। पहले शुरू में लोग कह रहे थे यही वाला आएगा बाहर, इलांगेटेड या यू शेप रहेगा। वो सरकार के आलोचक माने जाते हैं, लेकिन उनके पास इकोनॉमिक समझ भी तो है। इसका मतलब जैसा वो समझ रहे थे इसका मतलब है उससे ज्यादा तेजी से उभार हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था में, है कि नहीं? क्योंकि इतना बड़ा अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन कोई सामान्य आदमी नहीं है, बल्कि अभिजीत बनर्जी जिनको 2019 में नोबेल मिला, उन्होंने कहा यू शेप आएगा, लेकिन अमर्त्य सेन ने ज्यादा आलोचना करी थी, उन्होंने कहा इलांगेटेड यू शेप आएगा। इसका मतलब है कि लोग मान नहीं रहे थे कितने जल्दी अर्थव्यवस्था में ऐसा रिकवरी हो सकती, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का फंडामेंटल मजबूत है। कृषि क्षेत्र तो हमारा बड़ा मजबूत है, कोरोना के दौरान उसी ने संभाला। उद्योग भी हमारा रिकवर कर गया है, खाली सेवा नहीं जानते रिकवर कर पाई, क्योंकि अभी टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट इन सब में बहुत जानते हैं गहमा गहमी नहीं है। बहुत सारा एरिया अभी एजुकेशन का भी फील्ड पूरा उसी तरीके का है, टूरिज्म भी पूरा रिकवर नहीं कर पाया है। और जानते इंटरटेनमेंट मनोरंजन के क्षेत्र में अभी सब ओटीटी पे ही सारा टीवी सारा फीचर देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं लोग। कई सेक्टर हमारा जानते हैं रिकवर नहीं हो पाया है, खासकर सर्विस नहीं रिकवर। सर्विस में जानते हैं कोरोना फैलने का डर होता है जहां इकट्ठा होते आप, तो इसी नाते जबकि हमारा इंडस्ट्री भी उभर गया है और कृषि तो खैर बहुत खराब हुआ ही नहीं था कोरोना के दौर में। तो अगर हम सर्विस सेक्टर को उबार ले गए तो वैसे भी रिकवरी फास्ट हो जाएगी, है कि नहीं? तो अब लिखे इसमें, लिखे जब किसी अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक रिकवरी में समय लगता है 2 या अधिक वर्षों का, इकोनॉमिक रिकवरी में समय लगता है 2 या अधिक वित्तीय वर्ष का, ब्रैकेट में लिख दिया करिए, 2 ब्रैकेट में बंद, तो उसे यू शेप रिकवरी कहा जाता है। यू शेप बनने के लिए 2 वर्ष तो ज्यादा होना ही चाहिए, 1 वर्ष रहेगा तो वी आ जाएगा, तो उसे यू शेप रिकवरी कहा जाता है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिकतर अर्थशास्त्रियों का मानना था रिकवरी की दशा बनेगी, लेकिन वी शेप बन रही। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिकतर अर्थशास्त्रियों का मानना था कि इस प्रकार की दशा बनेगी, लेकिन वी शेप रिकवरी की दशा बन रही है। ठीक है, लेकिन वी शेप रिकवरी की दशा बन रही, यू ना बन करके बल्कि उससे तेज हो रही रिकवरी, फास्ट रिकवरी। अच्छा, ये तीसरी सबसे अच्छी रिकवरी मानी जाती है, लेकिन ध्यान सुनेंगे, जो वी शेप है, जरा यहां देखिए, जो वी शेप है और जो यू शेप है, जो यू शेप है, इसके बीच में एक शेप होता है जिसको हम लोग बाद में लिखे थे शूज शेप। शूज शेप में देखिए, इसकी रिकवरी खुद देख लीजिए। अगर देखिए ये रिकवरी ऐसी तो होता, टिक कैसे ऐसे बनती है ना, देखिए यहां पे अर्थव्यवस्था आई लेकिन रिकवर कर रही थी, फिर यहां से थोड़ा स्लो हो गई। इसका मतलब यू और वी के बीच की स्थिति है ना शूज शेप। तो कई लोग आज भी जानते हैं, अभी नया जो डाटा आया इसके बाद भी कह रहे हैं कि वी नहीं आ पाएगा, शूज हो सकता है, शूज शेप हो सकता है, टिक वाला हो सकता है। ये टिक है, जानते टिक, इसी को शूज शेप रिकवरी कहा जाता है, शूज शेप रिकवरी। अब लिखिए शूज शेप रिकवरी। ये यू वी और यू के बीच होता है, और वही जो नाइकी वाला आप बता रहे हैं ना, उस पर ऐसे लगा रहे, उसका यही लोगो है। क्योंकि इसमें देखिए वी एकदम वी नहीं है, वी होता तो ऐसे ऐसे होता, लेकिन ये देखिए वी नहीं, ऐसा करके ऐसा टिक टिक ऐसे लगता है ना, ऐसे लगता है ना टिक। तो इसका मतलब वी था, लेकिन फिर बाद में इधर स्लो हो गया रिकवरी, है कि नहीं? तो लिखिए जब किसी अर्थव्यवस्था में वी शेप और यू शेप के बीच रिकवरी की दशा बनती, ये तो दोनों का मिक्स है। जब किसी अर्थव्यवस्था में वी शेप और यू शेप के बीच रिकवरी की दशा बनती,
जब किसी अर्थव्यवस्था में वी शेप और यू शेप के बीच की रिकवरी की दशा बनती है तो उसे शूज शेप रिकवरी कहा जाता है। तो उसे शूज शेप रिकवरी कहा जाता है। तो उसे शूज शेप रिकवरी कहा जाता है। तो अगर ऐसी दशा बनती है तो आप ये बोल सकते हैं, या क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि भारत के आसपास ही क्वेश्चन आएगा और ये ऐसा क्वेश्चन 20 शब्दों में आ सकता है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, एक शेप मैंने लिखवाया नहीं लेकिन यहां लिखवाएंगे, डब्ल्यू शेप रिकवरी लिखे। सूस का नहीं, सूस का जब दोनों के बीच बने। अब निश्चित रूप से वी से बाद, वी तो एक ही साल में होता है ना। अच्छा ठीक, तो देखिए वी शेप तो एक साल का ही समय चाहिए। यू होने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम 2। नीचे की गहराई कैसे, यू कब बनेगा, जब कम से कम 2 वित्तीय वर्ष हो। तो इसका मतलब 1 से 2 या 2 से अधिक वित्तीय वर्ष के बीच की दशा अगर ऐसे आती, हो सकता है हमारे देश में सूस ही बन जाए, है कि नहीं। अब ये तो घोषित सरकार ही करेगी कौन सा शेप बन रहा है, लेकिन सरकार के ही प्रतिनिधियों का मानना है कि वी शेप, लेकिन डाटा के अनुसार ही घोषित करेगी। अब लिखे डब्ल्यू शेप रिकवरी। अब डब्ल्यू शेप तो आप जान रहे हैं, जैसे देखिए ये, अब माना जाता है कि अगर कोरोना की लहर आ गई तो डब्ल्यू शेप हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक बार रिकवरी, देखिए एक बार अर्थव्यवस्था डैमेज हुई, दोबारा अर्थव्यवस्था उठ रही है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर आ गई तो अगर ये ओमिक्रॉन वाला आ गया तो फिर ऐसे चली जाएगी, फिर रिकवरी हो और फिर ऐसी दशा प्राप्त हो। ऐसे एक डिप हुआ और डबल डिप हो जाए, दोबारा डिप हो जाए, ऐसा कब हो सकता है, कोरोना की अगली लहर पे निर्भर करता है। अच्छा, वैक्सीनेशन पूरा हो जाए और सारी चीज हो जाए तो हो सकता है इससे टल जाए। माना जा रहा है कि अगर वैक्सीनेशन, अब तो खैर भारत ने वैक्सीनेशन में काफी काम कर लिया, लेकिन कोई ऐसा वेरिएंट आ गया जिसपे ये वैक्सीन असर ना करे और एक बार दोबारा लहर आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये शेप बन जाएगा। क्योंकि एक बार आप वी करके ऐसे उभर रहे हैं, लेकिन हो सकता है फिर डिप हो जाए। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ये संभावना कोई जानते हैं, ये अमेरिकी व्यवस्था में डब्ल्यू शेप की दशा बनी है, वहां फिर गिर गया था, फिर उठ रहा है। विकसित देश तो बड़े तेजी से रिकवर कर रहे थे उधर, फिर वहां लहर आई, फिर पीछे चले गए। लेकिन जब किसी अर्थव्यवस्था में वी शेप की रिकवरी की दशा बन रही हो, वी शेप के रिकवरी की दशा बन रही हो, लेकिन एकाएक अर्थव्यवस्था पुनः प्रभावित हो जाए, जैसे कोरोना की तीसरी या चौथी लहर से। भारत में जो तीसरी लहर ही हम बोलेंगे, जैसे कोरोना की तीसरी लहर से, तो उसे डब्ल्यू शेप रिकवरी कहा जाता है। यूरोप की बहुत सारी अर्थव्यवस्था में ऐसा है, क्योंकि वो 2008 वाले के नाते ही है। देखिए सिंगल डिप और ये देखिए डबल डिप, 2 बार डिप हो गया, 2 बार डूब गया, सिंगल डिप, डबल डिप, ठीक है। एक ये दशा हो गई। अब अगला लिखिए यल शेप। यल शेप तो बहुत बुरी स्थिति को दर्शाता है। यल शेप ये बताता है कि रिकवरी हो ही नहीं रही। अब देखिए ऐसी स्थिति, जैसे ये अर्थव्यवस्था चल रही है और ऐसे डिप हो गया और ऐसे अब सॉरी, जैसे अर्थव्यवस्था ऐसे चल रही और एक बार ऐसे डिप हुआ और फिर अब उभर ही नहीं रही अर्थव्यवस्था, ऐसे चल रही। और जबकि ये स्थिति यहाँ तो यल जैसी हो गई ना, ये यल जैसा, इसका मतलब अर्थव्यवस्था, ये तो खैर अवास्तविक स्थिति है, कभी अर्थव्यवस्था उभरेगी ही नहीं, ये तो नेगेटिव सोचने जैसा है। लेकिन है ये भी एक से कि मतलब एक बार कोई समस्या आती है, फिर उस समस्या से उबर ना पाए इकोनॉमी, है कि नहीं, क्योंकि इसकी वास्तविक दशा तो यहां है।
देखिए इसका ये यल बन गया, जबकि इसकी वास्तविक दशा यहां होना चाहिए था, तो यल जैसा होगी नहीं। देखिए जब किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक संकट, जब किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक संकट का दौर लंबे समय तक बना रहता है, आर्थिक संकट का दौर लंबे समय तक बना रहता है और अर्थव्यवस्था रिकवरी नहीं कर पाती है, लंबे दौर तक बना रहता है और अर्थव्यवस्था रिकवरी नहीं कर पाती है, अर्थव्यवस्था रिकवरी नहीं कर पाती है, तो ऐसी स्थिति में यल शेप की आकृति बनती है। ऐसी स्थिति में यल शेप की आकृति बनती है, ऐसी स्थिति में यल शेप की आकृति बनती है, जिसे यल शेप रिकवरी कहा जाता है, जिसे यल शेप रिकवरी कहा जाता है। लिख लीजिए, यह अवास्तविक दशा को प्रदर्शित करता, नॉन रियल। ऐसा कैसे होगा कि कोई दशा रिकवर, कोई इकोनॉमी रिकवर ही नहीं करेगी, डैमेज हो जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता है क्या जो खत्म हो जाएगी? ये तो सिंधु घाटी सभ्यता टाइप के बता रहा है ना। लेकिन ये अवास्तविक दशा को, कोई चीज उबर नहीं पाएगी, सभ्यता समाप्त हो जाएगी, अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाएगी, घाटे में रहेगी, ऐसा संभव है? सिंधु घाटी सभ्यता थी ऐसी, है कि नहीं? तो इसलिए फिर भी एक कवर, तो मुझे लगता है दो चीज हम लोगों ने पूरा कर लिया, एक ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यू और ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड। सबको समझ में आ गया? अब देखिए ध्यान सुनिएगा, अब रोल ऑफ IMF लिख लीजिए। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका कुछ पार्ट, ध्यान पहले सुन लीजिए, इसका कुछ पार्ट जानते हैं जब आप इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तब, क्योंकि अभी मैंने पूरा विश्लेषण नहीं किया भारत को लेकर के। विश्लेषण तब करेंगे जब मैं आपको दिखाऊंगा कृषि क्षेत्र में कैसी रिकवरी है, इंडस्ट्री में कैसे है और सर्विसेज में कैसे है, तब भारत की अर्थव्यवस्था में कैसी दशा बन रही। अभी तो मैंने चूंकि वर्ल्ड इकोनॉमी के हिसाब से पढ़ाया है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक इशू और ट्रेंड चूंकि को आधार मान करके जब भारत का पढ़ लेंगे और डायनेमिक ढंग से लिखने पड़ लगेंगे, क्योंकि जैसे 2019 में भारत की कृषि कैसी थी, 2020 में कैसी थी, 2021 में कैसे है, और इंडस्ट्री कैसी थी, और हमारा सर्विस कैसे, कम से कम 3 साल का आइडिया होना चाहिए। जब 3 साल का होगा तो आप मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में वी शेप की रिकवरी की दशा पाई जा रही, जबकि सेवा क्षेत्र में वी शेप की रिकवरी की दशा नहीं, या आ जाए सेवा क्षेत्र में वी शेप रिकवरी की दशा नहीं है, चर्चा कीजिए, या सेवा क्षेत्र और वी शेप रिकवरी। तब ऐसे में आपको 3-3 साल का डाटा यहां चाहिए, और वो तो डाटा वैसे भी जानना जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि जानते हैं 3 सालों में कृषि की स्थिति चौपट हुई है या नहीं, उद्योग का स्थिति चौपट हुई है या नहीं, या सेवा क्षेत्र कैसा रहा, ये तो 3-3 साल आपके लिए डाटा एकदम जरूरी, और वो भी भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे और राजस्थान के लिए राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि पिछले 3 वर्षों में राजस्थान का कृषि पशुपालन का ग्रोथ रेट क्या रहा है और राजस्थान की इंडस्ट्रियल आउटपुट क्या रहा है और सर्विस। तो ये क्वेश्चन तो तब और अच्छा बनेगा, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के इकोनॉमिक रिकवरी की दशा बन रही है, चर्चा कीजिए। किस प्रकार के इकोनॉमिक रिकवरी की दशा बन रही है, चर्चा कीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इससे अच्छा क्वेश्चन, ध्यान सुनिए। अब कारण पूछने लगेगा तब बहुत लोगों का हालत खराब हो जाएगा। अगर पूछे कि वी शेप रिकवरी की दशा क्यों बन रही है, तो आपको फिर एग्जाम्पल देना पड़ेगा कृषि क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का और इसका, और उसके लिए हमको पॉइंट लिखवाना पड़ेगा, और वो तब संभव होगा जब मैं पढ़ा दूं एग्रीकल्चर और ये, लेकिन तब भी क्वेश्चन यही लिख लीजिए। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में वी शेप रिकवरी की दशा क्यों बन रही है, वी शेप रिकवरी की दशा क्यों बन रही है, 50 शब्दों में। अब इसके लिए पॉइंट लिखना पड़ेगा आप, लेकिन ये वाले प्रश्न का जवाब अभी नहीं दे पाएंगे आप। खाली हमने अभी देखिए पहली क्लास है, तो बहुत ज़्यादा अगर हम मिलाने लगेंगे ना बहुत लोग घबरा जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सिस्टम के साथ पढ़ा रहा हूँ, ताकि नए स्टूडेंट भी हमारा साथ देने लगें और दूसरे जो लोग पुराने हैं वो जुड़ जाएं, क्योंकि 1-2 दिन में आप टीचर से जुड़ जाते हैं, और इसके बाद थोड़ा मैं तेज भी चलूंगा तब भी आप मना नहीं करेंगे, और पहले दिन ही पता चला कुछ पढ़ाया ही नहीं, तेज चल रहे हैं, आप कहेंगे कैसे लगते हैं ये, है कि नहीं, भाग रहे हैं ये, है कि नहीं। तो इसलिए
और वैसे तो मेरा काम ही है, चूंकि हम लोग यूपीएससी को पढ़ाते हैं तो सिस्टम में ही हर चीज पढ़ाते हैं, कोई चीज रट वट के नहीं, और रटना काम ही नहीं, रट के पढ़ाएंगे तो पढ़ा पाएंगे, सर दर्द करने लगेगा। तो हर चीज सिस्टम में रहेंगे, डाटा भी याद रहेगा। अच्छा, राजस्थान में जानते हैं नंबर कैसे मिलता है, कंसेप्ट पे भी और फैक्ट पे भी, इसीलिए यहां दोनों काम करना पड़ता है, फैक्ट और कंसेप्ट, इसीलिए हम लोग दोनों मजबूत रहते हैं। जहां फैक्ट है लीजिए फैक्ट, जहां कंसेप्ट है लीजिए कंसेप्ट, और जहां ज्यादा कंसेप्ट की जरूरत है वो भी ले लीजिए, भले पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, थोड़ा मजबूत रहिए उसमें भी। ये तो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल राजस्थान में पूछा नहीं जाता, इसलिए वो तब पूछा जाता है ना जब 150 या 250 शब्दों में होता। इसलिए आप जैसे मान लीजिए असहयोग आंदोलन पे आप ज्यादा बात जान जाएंगे तो क्या लिख देंगे, तो आपको खाली पॉइंट मालूम होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन की सफलता या असफलता के कारण, उसके विभिन्न चरण, है कि नहीं, या चरखा कार्यक्रम गांधी जी का है तो एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि वो आर्थिक कार्यक्रम था और चरखा कार्यक्रम में ये चीज शामिल थी। या हमने कहा गांधी, या मान लीजिए हमने सवाल दिया अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव में अंतर समझाइए। अब आपको अगस्त प्रस्ताव का पॉइंट याद होना चाहिए और क्रिप्स प्रस्ताव, नहीं तो सवाल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। क्रिप्स प्रस्ताव भारत का पहला प्रस्ताव था अंग्रेजों का, जिसमें अंग्रेजों ने वो सारी बात मान ली जो असहयोग आंदोलन में मांग की गई थी। बहुत सारे बच्चों को लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव याद ही नहीं है। अब हम इतिहास नहीं पढ़ाते लेकिन हमको सारा याद है, क्योंकि अपने देश की बात है, उसमें क्या करना है, चाहे पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, कुछ तो अपने देश की बातें भी याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे। हमेशा स्टूडेंट बनने के लिए थोड़ा ही याद किया जाता है। मान लीजिए कुछ दिन के बाद आप स्टूडेंट नहीं रह जाएंगे, एसडीएम बन जाएंगे, डिप्टी एसपी, तो क्या आप क्रिप्स प्रस्ताव नहीं याद करेंगे? क्या क्रिप्स प्रस्ताव आपको याद नहीं होना चाहिए कि हमारे देश में अंग्रेज कब दबाव में आए थे और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में क्या मांग की थी और सविनय अवज्ञा में मांग कैसे अलग थी असहयोग से, और डोमिनियन स्टेट की मांग की गई, माना नहीं, बाद में क्रिप्स प्रस्ताव में माना। इतिहास को अपने नजरिए से, क्योंकि आप तो जब एसडीएम बन जाएंगे और कठिन हो जाएगा, आपको कोई विद्यालय में बुलाएगा, कहीं और बुलाएगा, सब जगह बोलना रहेगा, और अगर ठीक से नहीं बोलेंगे लोग कहेंगे लगता है एसडीएम बन तो गया लेकिन इसको कुछ आता नहीं, क्योंकि रैंक लाना महत्वपूर्ण नहीं, बाद में आपका सम्मान आपके ज्ञान से होगा, पद से तो जितना होना है वो सेलेक्ट होने पर हो जाएगा। मान लीजिए मैं किसी पद पे चला गया, भारत में बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री बने, क्या लेकिन सबकी इज्जत जवाहरलाल नेहरू जैसा या अटल बिहारी वाजपेयी जैसा या पीवी नरसिम्हा राव जैसा या वर्तमान प्रधानमंत्री जैसा, या सबका क्या एक जैसा है? मुख्यमंत्री बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन क्या पूरे भारत में सारे मुख्यमंत्री की इज्जत एक जैसा है? तमाम ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसका नाम नहीं लेना चाहेंगे, और कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो आपको फोन करेंगे आप तुरंत डांटेंगे। एक फोन रखिए, मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूं, फोन कर रहे हैं आप। मान लीजिए मधु कोड़ा आपको फोन कर दें, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, आप कहेंगे मधु कोड़ा तुरंत रखिए फोन, अभी मैं क्लास करने जा रहा हूं, है कि नहीं? मतलब मुख्यमंत्री होने का कोई आपको गौरव नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है फर्जी मुख्यमंत्री बना था। मुख्यमंत्री बहुत सारे लोग ऐसे भी बन जाते हैं जो एकदम पगला जैसे होते हैं। पद नहीं महत्वपूर्ण है, बाद में उस पद में जान कितना डाला। इसलिए बहुत सारी पढ़ाई, लेकिन कोशिश करिए इधर ही याद कर लीजिए नोट्स बना करके फटाफट, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, अगस्त प्रस्ताव, बेवल प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का, 1909 का, 1861 का, 1858 का, ये सब याद रहेगा फटाफट आप कर। और ज्यादा काम नहीं करना होता, जब आपको 50 शब्दों या 100 शब्दों में बात करना है तो आपको पॉइंट वाइज, और जब फील करेंगे तो सब पॉइंट याद रहेगा, और ऐसे जबरदस्ती कितना याद करेंगे, है कि नहीं?